हेलो गाइज, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल गुड़हल क्लासेस पर। तो हम लोग वर्तनी कर रहे हैं और वर्तनी में आज हम लोग लेंगे पंचमा अक्षर, यानी कि अनुस्वार के रूप में पंचमा अक्षर। ठीक, चलिए देखते हैं अब इसको है क्या ये पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में। अनुस्वार कौन सा होता है हमारा, जो ये अंक की बिंदी होती है। अब अगर हम देखें पंचमा अक्षर क्या होता है, हर वर्ग का अगर हम इसको बोले कि ये कौन सा वर्ग है, इसको बोलेंगे कै वर्ग, यानी कि जो ये इस तरीके से बनते हैं, ये हमारे ये बने, ये वर्ग हो गया ये। ठीक, अगर हम इसको नाम दे तो इस वर्ग को क्या नाम देंगे। हर वर्ग में जो पहला वर्ण होता है उस वर्ग को उसी नाम से पुकारा जाता है। तो इस वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या है, वो कै है। तो इसलिए इसको किस नाम से पुकारेंगे, कै वर्ग से। अब इसमें देखो, हम इसमें देखते हैं, इस वर्ग में, इस पूरे वर्ग में देखो कि पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण है च। तो इसलिए इस वर्ग को पुकारेंगे च वर्ण के नाम से। क्या हुआ इस वर्ग का नाम, इस वर्ग का नाम हुआ च वर्ण। इसी प्रकार इसमें ये वर्ग हुआ। इस वर्ग में देखो आप लोग कि इसमें पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण है ट। तो इसलिए इस वर्ग को पुकारेंगे किस नाम से, ट वर्ग से। अब इसमें देखो, इस वर्ग में पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण है इसमें त। तो इसलिए इस वर्ग को पुकारेंगे त वर्ग के नाम से। अब आगे देखिए, इस वर्ग में पहला वर्ण कौन सा है, इस वर्ग में पहला वर्ण है प। तो इसलिए इस वर्ग को पुकारेंगे प नाम से। ठीक, और हर वर्ग में जो पहला वर्ण होगा वो होगा प्रथमा वर्ण, जो दूसरा वर्ण होगा वो होगा द्वितीय वर्ण, इसी प्रकार ये तृतीय वर्ण, ये चतुर्थ वर्ण और ये पंचम वर्ण, जिसको हम लोग पंचमा अक्षर बोलते हैं। अब जो हमारे ये पंचमाक्षर हैं, ये वाले हमारे पंचमाक्षर हैं, ये इन पंचमा अक्षर की जगह हम क्या रख देते हैं, ये बिंदी रख देते हैं, केवल ये बिंदी। ये क्या होती है, अनुस्वार। तभी तो लिखा है ना पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में। तो कहां हम इनको इस बिंदी के रूप में लिखते हैं। आप इसमें पहले थोड़ा सा एक चीज लिखो। यदि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आए और उसके तुरंत बाद उस वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो वो जो आधा पंचमा अक्षर होता है वो क्या होता है, वो अनुस्वार के रूप में आ जाता है। एक बार और सुनिए, यदि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आए और उस पंचमा अक्षर के तुरंत बाद उसके वर्ग का कोई वर्ण आए, तो वो पंचमा अक्षर इस बिंदी के रूप में हो जाता है। कैसे, अब एग्जाम्पल देखो। इनको क्या बोलते हैं, जो ये है हर वर्ग का पंचम वर्ण पंचमा अक्षर कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इनके एग्जाम्पल ले लो। जैसे इसका लो, हम कैसे लिखते हैं इसको, ठीक। अब इसका लो, एक इसका लेंगे हम, ठीक। अब इसका लेंगे हम कंठ, ठीक। अब लेंगे हम लोग संबंध। देखिए भाई, अब इनको हम लोग कैसे बनाए, देखिए ये ग है, ग के बाद क्या आया, पंचमाक्षर आया। पंचमाक्षर किस वर्ग का है, कै वर्ग का। तो कैसे पता चला कि ये जो हमारा पंचमाक्षर है ये कै वर्ग का है। देखिए भाई, जैसे यहाँ पे ग है, इसके बाद वाला वर्ण देखते हैं, इसके बाद कौन सा वर्ण आया, ग। अब इस ग वर्ण को ये देखो कि ये किस वर्ग का है। तो ये ग का आया, यहां पे आया, तो ये किस वर्ग में आया, कै वर्ग में आया। तो इससे पता चलता है जो इसके पीछे होता है कि ये किस वर्ग का है। तो किस वर्ग का हुआ, ये हुआ कै वर्ग का। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अब ग, क्या बताया मैंने, जो ये पंचमा अक्षर है ये इसके रूप में हो जाता है, ग अंग ग, इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग ये लेंगे, कैसे पहचाने इसको कि जो ये बीच में आया हुआ है ये पंचमा अक्षर ये किस वर्ग का है। देखिए सबसे पहले च देखो, च किस वर्ग में आता है, च वर्ग आता है च वर्ग में। ठीक, अब च वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो कौन सा है, ये वाला है आधा। तो इसलिए यहां अनुस्वार के रूप में कैसे प्रयोग होगा, ये इस तरीके से चंच। ठीक, अब इसको देखो,
ये बीच में पंचमाक्षर आया, तो वैसे तो पता नहीं चला हमें किस वर्ण का है ये। इसके बाद जो वर्ण होता है उस वर्ण को देखो आप, ये ठ, तो ठ किस वर्ग में आता है? देखो भाई ठ किस वर्ग में आता है? ठ आता है ट वर्ग में। जो पहला वर्ण होता है उस पहले वर्ण के नाम से उस पूरे वर्ग को पुकारते हैं। तो ठ ये आ रहा। अब देखो वर्ग कौन सा है? ट वर्ग है। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा हुआ? ये वाला। पता चल गया ना कि ट वर्ग का है ये ठ। तो ट वर्ग में आया है ये। अब इसको अनुस्वार में कैसे चेंज कर देंगे? कंठ। ठीक। अब यहां पे देखो मैं दिया हुआ है ना, मैं पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर है ना मैं। अब मैं के बाद कौन सा वर्ण है? ब है। अब इस ब को देख लो कि ये किस वर्ग में है? ब है हमारा प वर्ग में। ठीक, प वर्ग में है, तो इसलिए पता चला जो ये मैं है, मैं किस वर्ग का पंचमाक्षर है? प वर्ग का पंचमा अक्षर। तो इस से पर ये बिंदी लगा दी। अब यहां पे देखो ध से पहले क्या आया हुआ है? ध से पहले आधन है, यानी कि ये भी क्या है? पंचमाक्षर है। तो कैसे पता करेंगे किस वर्ग का पंचमाक्षर है? इसके बाद जो वर्ण लिखा है उस वर्ण को देखो कि वो किस वर्ग का है। तो देखते हैं ध किस वर्ग में है? ध यहां है, तो किस वर्ग में है? त वर्ग में है। तो इसलिए जो हमारा ये पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर किसका हुआ? त का। ठीक, ये लगा दिया इस पर। ये इस तरीके से होते हैं हमारे पंचमा अक्षर। ये तो बताई मैंने आप लोगों को पहचान करनी, ये पहचान करनी कि कैसे पहचान करें हम लोग कि ये किस वर्ण का पंचमा अक्षर है। अब जो हमने ये अनुस्वार लगाया है, इस अनुस्वार से बनाएंगे अब हम ये पंचमा अक्षर। कैसे? चलिए भाई देखो कैसे बनाते हैं इनको, अब सिखाती हूं। देखो यहां पे देख लो आप, गंगा, ये अनुस्वार इसके ऊपर लगा है, जिसके ऊपर लगा है उसके बाद वाला देखो कैसे, ये इसके ऊपर लगा है ना, इसके बाद ये, यानी कि जिसके ऊपर लगा उसको तो छोड़ देते हैं, इस बिंदु के बाद कौन सा वर्ण आया है उसको देखते हैं। तो कौन सा वर्ण आया? ग आया ना, कौन सा आया? ग। अब ग को देखो आप, ग किस वर्ग का वर्ण है? ये रहा ग। ग किस वर्ग का हुआ? क वर्ग का। क वर्ग का हुआ ना, तो क वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? पंचमाक्षर है ये अण। तो इस बिंदी की जगह अब हम अण लिख देंगे। देखो यहां पे मैंने ग लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग है, ग किस वर्ग का हुआ? क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ये अण। ये लिख दिया हमने। किसकी जगह लिखा है? इस बिंदी की जगह लिखा। अब इस बिंदी के बाद क्या है? गा, तो यहां लिख देंगे गा। इस तरीके से प्रयोग होते हैं ये अनुस्वार पंचमा अक्षर में। अब यहां देखो, अब आप लोग इसमें ये देखो कि जो हमारा चंचल है, ये बिंदी है, इस बिंदी के बाद वर्ण देखो, बिंदी के बाद कौन सा वर्ण है? च वर्ण है ना। तो च को ये देखो, च किस वर्ग का है? तो च वर्ग का ही है। तो च वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? ये वाला अई है। तो अब इस बिंदी की जगह हम क्या लिख देंगे? अब यहां बिंदी नहीं लिखेंगे, बिंदी की जगह ये पंचमाक्षर लिखेंगे। किसका? च वर्ग का। तो यहां आएगा ये। फिर और एक चीज याद रखना, ये हमेशा बीच में आधा होता है। ठीक, इस यहां ये अलंत लगा देंगे तो ये आधा बन जाएगा। अब यहां ये देखो कंठ है, कंठ है। इस अनुस्वार के बाद देखो, अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है? ठ वर्ग है ना, ठ ठठेरा। तो ये ठ किस वर्ग में आता है? ठ, ये रहा ठ। तो किस वर्ग में आया? ट वर्ग में। तो ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? ये अण। चलिए अब क्या लिख दिया, इस बिंदी की जगह क्या लिखेंगे? अब ये पंचमा अक्षर लिखेंगे, जिसको हम आधा लिखते हैं, कंठ। बन गया इस तरीके से। ठीक, अब ये संबंध है, इस संबंध को देखो आप, बहुत ही अच्छे से देखना। जो ये बिंदी है, इस बिंदी से पहले जो वर्ण है हम उसको छोड़ दो। इस बिंदी के बाद कौन सा वर्ग है? बताओ भाई, इस बिंदी के बाद वर्ण है कौन सा? ब। अब ब आप ये देखो किस वर्ग में है? ब प वाले वर्ग में, यानी कि ब प वर्ग का वर्ण है। अब इस प वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है? मैं है। तो इसलिए यहां पे से तो ऐसे ही लिखेंगे। ये बताया मैंने आप लोगों को कि पंचमाक्षर बीच में आधा आएगा, और आधा आने के बाद उसके साथ उसके वर्ग का ही वर्ण आता है। तो से लिख दिया। इस बिंदी की जगह क्या लिख देंगे अब हम लोग? आधा में, फिर ब। हो गया ये पूरा। अब इस ब को छोड़ दो, क्योंकि ये ब पे लगी है ना बिंदी, तो इसको छोड़ो। इसके बाद का वर्ण देखो, अब ध। ध देखो किस वर्ग का है? ध किस वर्ग का है? ये रहा ध है हमारा त वर्ग का। तो त वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है? न। तो यहां लिख देंगे अधन ध। देखो भाई कितना आसान है, आया समझ में
कि कैसे हम पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में या फिर अनुस्वार को पंचमा अक्षर के रूप में प्रयोग करते हैं। ये मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए, इससे ऐसे बनाना भी और इससे ऐसे बनाना भी, ठीक है। जैसे आप एक और ले लो शब्द, जैसे मैं यहां पे संजय लिख दूं, संजय। अब देखो ये बिंदी इस पर आई है ना, इस पर आई है, से पे है, तो से को छोड़ दो, से के बाद का वर्ण देखो। अब ये बिंदी जिस पर आती है ना, उस वर्ण को छोड़कर उसके बाद का वर्ण देखते हैं, तो कौन सा आया इसमें, यहाँ पे वर्ण जय वर्ण है। अब जय को आप ये देखो, ये किस वर्ग का वर्ण है, जय किस वर्ग में है, जय, जय ये रहा, तो ये है च वर्ग का, और च वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है, ये आई है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, से के बाद ये लिख देंगे, ठीक। फिर क्या लिख देंगे यहाँ पे, जय, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक। और एक चीज और इसमें नोट कर लो, जो हमारे पंचमाक्षर है ना, ये पंचमाक्षर जहां भी आधे होते हैं, जहां भी आधे होते हैं, अगर उसके बाद में उसी के वर्ग का वर्ण मिल जाता है तो ही हम अनुस्वार के रूप में लगाते हैं। अगर पंचमा अक्षर के बाद हमें उनके वर्ग का वर्ण नहीं मिलता तो फिर हम इन्हें अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते, फिर हम इन्हें पंचम वर्ण ही लिखते हैं। हमने यहाँ पे जो हमारी ये अंक बिंदी आई हुई है, यहाँ पे हमने ये पंचमाक्षर में चेंज क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारे पंचमाक्षर है इनके बाद इनके वर्ग का ही वर्ण आया है। कैसे, देखो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख लो। अगर भाई किसी फैमिली का बच्चा है, आप ये जो है ना, ये पंचमाक्षर है, आप इनको बच्चा समझ लो, किसका, हर वर्ग का, ये हर वर्ग का बच्चा है, ठीक। अब भाई जो बच्चा है वो अपने परिवार में से किसी न किसी को क्या करता है, पहचानता है। सपोज बच्चा कहीं बाहर गया हुआ है, अब अगर उसको अपनी फैमिली का कोई सदस्य दिखेगा तो वो दौड़ के भाग के आएगा ना अपने परिवार के पास। तो इसी तरीके से अगर इन पंचमा अक्षर को अपने परिवार का कोई सदस्य मिलेगा तो ही वो इस बिंदी के रूप में आएगा, क्योंकि वहां वो अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास कर रहा है, आंख मीचकर वो उनकी गोद में चढ़ गया। तो इसका मतलब यही तो है, ये अंक, ये अपना यहां रूप खोकर अंक के रूप में अपने वर्ग के वर्ण के ऊपर चढ़ गया, ठीक। अगर उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा तो तब भी बच्चा उन्हें देखकर भागेगा, नहीं भागेगा। तो वही बात है, अगर पंचमा अक्षर के बाद उनके वर्ग का वर्ण मिलता है तो वो अनुस्वार के रूप में आता है। अगर उनके परिवार का, यानी कि अगर उनके वर्ग का वर्ण नहीं मिलता है तो वो अनुस्वार के रूप में नहीं आता है। तो ये थे हमारे पंचमा अक्षर, जिनको हम इस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक। तो कुल मिलाकर बात ये है भाई, अगर मान लिया ये वाला अन है, ये पंचमाक्षर है किसका, कै वर्ग का, अगर इसके बाद ये चारों सदस्य मिलते हैं तो ही ये अनुस्वार के रूप में जाएगा। अगर इसके बाद इसे अपने वर्ग के सदस्य नहीं मिलेंगे तो ये अनुस्वार के रूप में नहीं जाएगा, फिर वो ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक। इसी तरीके से इसमें होगा, इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें, इसी तरीके से इसमें। तो ये था हमारा पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में। मुझे नहीं लगता अब किसी को यहां दिक्कत होगी। इनको छोड़कर, यानी पंचमा अक्षर के अपने परिवार को छोड़कर इसके बाद आपको कोई भी वर्ण मिल जाए, कोई भी वर्ण, तो वहां पंचमा अक्षर अपने रूप में ही आएगा, न कि अनुस्वार के रूप में, ठीक है। या फिर अगर कोई शब्द है ये अनुस्वार में लगा हुआ है, अनुस्वार में लगा हुआ है, तो फिर आप उसकी पहचान कैसे करोगे, उसकी पहचान भी तो आप ऐसे ही करोगे ना, कि बाद का वर्ग देखेंगे हम, बाद का वर्ग देखकर हम पता करेंगे कि ये किस वर्ग का है। अगर उस वर्ग का हुआ वो वर्ण तो पंचमाक्षर लिख देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से था ये हमारा पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में। उम्मीद करती हूं कि आज के बाद आप पंचमा अक्षर को अनुस्वार के रूप में कैसे लिखते हैं या फिर अनुस्वार से उसे पंचमा अक्षर में कैसे लेकर आते हो, मुझे नहीं लगता आज के बाद आप इसमें कोई दिक्कत करोगे, या करोगे आज के बाद भी भाई। चलिए, तो भाई आज के लिए ये हमारा पंचमा अक्षर हो चुका। अब इसके बाद 1-2 पॉइंट बचता है, वो भी हम ले लेते हैं। चलिए, ये वीडियो थोड़ा आज लंबा हो जाएगा। चलिए, एक होता है हमारा की और एक होता है की। देखिए, एक तो होता है ये की और एक होता है ये वाला की। तो इसका प्रयोग कहां करते हैं, लिखिए भाई, मैं बोल रही हूं इसका प्रयोग। ये वाला, यह की वाक्य में योजक का काम करती है
अर्थात ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ती है। योजक का काम करेगी, वाक्य या फिर उपवाक्य को जोड़ेगी, उपवाक्य को जोड़ेगी। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लो कैसे। जैसे यहां पे लिख दूं, उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। उसने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक है, देखो बोलने से भी पता चलता है। उसने कहा कि, तो एकदम पता चल रहा है ना कि, जो झटका लेकर बोला गया कि। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा कि। इस तरीके से प्रयोग होता है कहां? योजक के रूप में, वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने में। चलिए, की हो गया हमारा। अब लेंगे की का प्रयोग कहां करेंगे? देखिए, इसे बोल के बता रही हूं मैं। इसका प्रयोग दो रूप में होता है। एक तो करना क्रिया के भूतकालिक रूप में, और एक होता है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप में। जैसे देखो, क्रिया के भूतकालिक रूप में देखो, क्रिया के भूतकालिक रूप में जैसे मोहन ने रात भर पढ़ाई की। ठीक, ये हो गया क्रिया के भूतकालिक रूप में। अब है संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। राजू की बहन। ठीक, इस तरीके से होगा ये प्रयोग। एक तो की और की, इस तरीके से हमारा की का प्रयोग पूरा हुआ। इसके बाद लेते हैं बै और वै। देखो भाई, देखने में तो साउंड भी सेम सी लगती है, बै वै लिखा भी सेम जाता है, बै वै। भाई इनको लिखने में हमें काफी सावधानी रखनी पड़ती है। अगर हम वै के बीच में ये डंडा दे दें तो बै बन जाएगा, और अगर बै में से हम ये बीच में से डंडा हटा दे तो वै बन जाएगा। यानी कि ये जो बीच में डंडा लगता है, इससे ही क्या होता है, इससे ही इसका अर्थ चेंज हो जाता है। कैसे? तो इसलिए इसको लिखने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखो भाई, कैसे दिखाऊं लिख के? जैसे लिख दूं बाद, एक हो गया वाद, वाद। देखो साउंड भी सेम सा है और लिखा भी सेम से जाता है। बस फर्क क्या है, बीच में जो ये बै में डंडा आता है। इस बाद का तो अर्थ हुआ हमारा क्या? उपरांत। और इस वाद का उपरांत, इस वाद का क्या हुआ? इस वाद का हुआ बातचीत। देखो भाई, हो जाता है ना एकदम अर्थ चेंज। एक और देख लो आप एग्जांपल। एक लिख दूं बार, एक लिख दूं वार। इस बार का अर्थ होगा हमारा दफा, और इस वार का होगा दिन या फिर हमला। देखिए भाई, बै और वै, जो बीच में ये डंडा दिया जाता है, सिर्फ इस डंडे से ही पता चलता है कि ये बै है और ये वै है। अगर हम वै में डंडा लिख देंगे तो अर्थ चेंज हो जाएगा, अगर बै का डंडा हटा देंगे तो भी अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, यहां बाद हुआ, यहां वाद हुआ, तो केवल इस डंडे का ही तो फर्क है। सेम सही उच्चारण होता है ना, बाद वाद। तो जिसमें ये बीच में डंडा आता है ये होता है बै, और जिसमें नहीं आता ये होता है वै। बाद वाद, बाद का अर्थ हुआ उपरांत, वाद का अर्थ हुआ बातचीत। इसी तरीके से बार का मतलब हुआ दफा, वार का अर्थ हुआ दिन या फिर हमला। कहते नहीं आज कौन सा वार है? रविवार, सोमवार, गुरुवार, हमला। ओ भाई, उसने तो मेरे पे वार कर दिया, यानी कि हमला कर दिया। ठीक है, तो पता चल रहा है ना कि अगर हम बै और वै के लिखने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो बै और वै से ही पूरे शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा वर्तनी लगभग आज हमारी कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद अगर वर्तनी में कुछ बचता है तो मैं इसके बाद एक और वीडियो करा दूंगी आप लोगों की वर्तनी की, और अगर इसके बाद नहीं कुछ बचता है तो फिर हम लोग लेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में हम सारे वो शब्द लेंगे जहां से एग्जामिनर की पूछने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।